कहते हैं जब परिवार टूटता है तो उसकी आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बिखर जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक पुरानी जमीन, 3 भाई और 3 बहुओं की अलग अलग सोच। बस एक कागज ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि जय, शिव और शक्ति तीनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जमीन के लिए वे लड़ रहे थे, वही जमीन एक दिन उन्हें फिर से एक नाम में जोड़ देगी, जय शिव शक्ति। गांव चंदनपुर की सुबह बहुत शांत होती थी। हल्की धूप खेतों पर गिरती थी और दूर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। वो घर था रामनारायण शर्मा का। रामनारायण जी पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी दौलत थे उनके 3 बेटे। सबसे बड़ा जय, मंझला शिव और सबसे छोटा शक्ति। तीनों भाइयों के नाम सुनकर ही गांव वाले मुस्कुरा देते थे, क्योंकि गांव में लोग कहते थे कि इन तीनों में इतना प्यार है कि जैसे भगवान ने ही इनके नाम रखे हों। जय जिम्मेदार था, शिव समझदार था और शक्ति दिल का बहुत साफ था। अगर जय खेत जाता तो शिव उसके साथ होता, अगर शिव बाजार जाता तो शक्ति पीछे पीछे भागता, और अगर शक्ति रोता तो दोनों बड़े भाई उसे मनाने लगते। एक शाम तीनों भाई आंगन में बैठे थे। रामनारायण जी उनके पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना। तीनों ने उत्सुकता से पूछा कि क्या बाबूजी? रामनारायण जी बोले कि घर ईंटों से नहीं बनता, घर दिलों से बनता है। उन्होंने तीनों के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर कभी जिंदगी में पैसा और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा परिवार को चुनना। उस समय तीनों भाइयों ने हंसते हुए कहा कि बाबूजी, हम कभी अलग नहीं होंगे। रामनारायण जी मुस्कुरा दिए, लेकिन शायद उन्हें पता था कि वक्त सब बदल देता है। समय बीतता गया। तीनों भाई बड़े हो गए। सबसे पहले जय की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम था रीमा। रीमा शहर में पली बढ़ी थी। उसे गांव का संयुक्त परिवार थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसने धीरे धीरे सबके साथ रहना सीख लिया। कुछ साल बाद शिव की शादी हुई। उसकी पत्नी थी कविता। कविता शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे अपने पति के लिए बहुत सम्मान चाहिए था। फिर सबसे छोटे शक्ति की शादी हुई। उसकी पत्नी पूजा थी। पूजा आधुनिक सोच की लड़की थी। उसे लगता था कि हर इंसान को अपनी अलग जिंदगी जीनी चाहिए। शुरू शुरू में सब बहुत खुश थे। घर में हंसी गूंजती थी। त्योहार आते तो पूरा घर रोशनी से भर जाता। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें दिलों में चुभने लगीं। एक दिन रामनारायण जी ने तीनों बेटों को बुलाया। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उन्होंने कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तीनों भाई चुप हो गए। रामनारायण जी बोले कि कई साल पहले मैंने शहर के पास एक जमीन खरीदी थी। तीनों भाई चौंक गए। जय ने पूछा कि लेकिन बाबूजी, आपने कभी बताया क्यों नहीं? रामनारायण जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उस समय उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि लेकिन आज उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया और दरवाजे के पीछे खड़ी तीनों बहुओं की आंखों में एक साथ चमक आ गई। उसी पल घर की कहानी बदलने लगी। उस रात तीनों कमरों में अलग अलग बातचीत हो रही थी। रीमा ने जय से कहा कि तुम सबसे बड़े हो, जमीन तुम्हें मिलनी चाहिए। उधर कविता शिव से कह रही थी कि मंझले बेटे को हमेशा कम समझा जाता है। और पूजा शक्ति से बोली कि अगर जमीन 3 हिस्सों में बंटी तो किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे तीनों भाइयों के दिलों में शक पैदा होने लगा और वही शक एक दिन तूफान बन गया। रामनारायण जी की जमीन की बात सामने आने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले जहां सुबह होते ही आंगन में हंसी गूंजती थी, अब वहां अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। जय पहले की तरह शिव और शक्ति के साथ बैठकर चाय नहीं पीता था। शिव भी अब जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने कमरे में चला जाता था। और शक्ति, जो हमेशा हंसता रहता था, अब ज्यादा चुप रहने लगा था। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। एक रात जय अपने कमरे में बैठा था। रीमा ने धीरे से कहा, जय, क्या तुमने सोचा है उस जमीन के बारे में? जय ने थकी आवाज में कहा, सोचने जैसा क्या है, बाबूजी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रीमा का चेहरा बदल गया। लेकिन तुम सबसे बड़े बेटे हो। जय ने उसकी तरफ देखा। तो क्या हुआ? रीमा ने धीरे से कहा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी तुम्हारी है और हक भी। जय कुछ पल चुप रहा। रीमा के शब्द उसके मन में कहीं गूंजने लगे। उधर शिव के कमरे में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। कविता बोली, शिव, तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। शिव ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? कविता बोली, देखो ना, जय भैया को हमेशा ज्यादा महत्व मिलता है। शिव ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसके मन में भी हल्का सा शक पैदा हो चुका था। सबसे छोटे भाई शक्ति के कमरे में पूजा बात कर रही थी। शक्ति, तुम बहुत भोले हो। शक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, अब मैंने क्या कर दिया? पूजा बोली, अगर तुमने अभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई तो जिंदगी भर पछताओगे।
शक्ति पहली बार गंभीर हो गया। कुछ दिनों बाद रामनारायण जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। अब घर की जिम्मेदारी तीनों भाइयों पर आ गई, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा तालमेल नहीं था। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन सुबह नाश्ते के समय रीमा ने अचानक कहा, मुझे लगता है अब जमीन का फैसला कर लेना चाहिए। पूरा आंगन शांत हो गया। रामनारायण जी ने उसकी तरफ देखा। कौन सा फैसला बेटी? रीमा बोली, यही कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। यह सुनते ही शिव और शक्ति भी चौंक गए। जय ने धीमी आवाज में कहा, रीमा अभी बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन रीमा चुप नहीं हुई। मैं तो सिर्फ साफ साफ बात कर रही हूं। अब कविता भी बोल पड़ी, रीमा भाभी गलत भी नहीं कह रही। पूजा भी पीछे नहीं रही। हाँ, फैसला जल्दी होना चाहिए। अब तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामनारायण जी की आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जमीन से ज्यादा जरूरी तुम्हारा रिश्ता है। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। उस शाम बहस इतनी बढ़ गई कि जय गुस्से में खड़ा हो गया। अगर जमीन इतनी बड़ी समस्या है तो घर भी बांट लेते हैं। उसकी आवाज आंगन में गूंज गई। शिव भी खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। शक्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भी कहा, अगर यही सबको सही लगता है तो ठीक है। रामनारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम लोग अलग हो जाओगे। लेकिन उस समय किसी के पास उनके शब्द सुनने का धैर्य नहीं था। कुछ ही दिनों में घर का बंटवारा तय हो गया। आंगन में गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे थे। सब कुछ कागज पर लिखा जा रहा था। घर के 3 हिस्से कर दिए गए। जय को सामने वाला हिस्सा मिला, शिव को बीच का और शक्ति को पीछे का। जब सब खत्म हुआ, रामनारायण जी धीरे से उठे। उन्होंने तीनों भाइयों को देखा, फिर बहुत शांत आवाज में कहा, आज मेरा घर नहीं टूटा, आज मेरा दिल टूट गया। पूरा आंगन खामोश हो गया। लेकिन अब कुछ बदलना आसान नहीं था। उस रात तीनों भाई अपने अपने घरों में थे, लेकिन तीनों को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार बचपन याद आ रहा था। वो बचपन जब वे एक साथ खेलते थे। लेकिन अब सब बदल चुका था। उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जो उनकी जिंदगी और उनके रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। शहर की कंपनी का बड़ा प्रस्ताव। घर के बंटवारे के बाद चंदनपुर का वो बड़ा घर 3 हिस्सों में बंट चुका था। पहले जहां एक ही रसोई से पूरे घर की खुशबू आती थी, अब 3 अलग अलग रसोइयों से अलग अलग चूल्हों की आग उठती थी। आंगन वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन अब उस घर में 3 परिवार रहते थे, एक परिवार नहीं। सबसे ज्यादा दुखी थे रामनारायण जी। वे अक्सर आंगन में बैठकर तीनों बेटों को देखते और चुप हो जाते। उन्हें समझ नहीं आता था कि वही बच्चे जो बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, आज एक दूसरे से बात तक क्यों नहीं करते। एक शाम रामनारायण जी आंगन में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उन्होंने देखा कि जय अपने हिस्से के दरवाजे से अंदर चला गया। शिव अपने खेत से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला गया और शक्ति कुछ देर आंगन में खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले अपने हिस्से में चला गया। रामनारायण जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा कि हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इन्हें पाला था। अगले दिन सुबह गांव में एक नई खबर फैल गई। गांव के पास वाली सड़क पर कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां आई थीं। लोग कह रहे थे कि शहर की एक बड़ी कंपनी वहां जमीन देखने आई है। दोपहर को वही कंपनी के लोग रामनारायण जी के घर पहुंचे। उनके साथ गांव का पटवारी भी था। पटवारी ने कहा कि रामनारायण जी, ये लोग आपकी शहर वाली जमीन के बारे में बात करना चाहते हैं। तीनों भाई भी वहां आ गए। कंपनी के मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा कि हम यहां एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। जय ने पूछा कि उससे हमारा क्या संबंध। मैनेजर बोला कि जिस जमीन पर हम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं वो जमीन आपकी है। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैनेजर ने आगे कहा कि अगर आप ये जमीन हमें बेच दें तो हम इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। यह सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। 5 करोड़, यह रकम उनके लिए कल्पना से भी बड़ी थी। तीनों बहुओं की आंखों में चमक आ गई। रीमा ने तुरंत जय की तरफ देखा, कविता ने शिव की तरफ और पूजा ने शक्ति की तरफ। लेकिन मैनेजर ने एक और बात कही कि लेकिन एक समस्या है। जय ने पूछा कि क्या। मैनेजर बोला कि जमीन तीनों भाइयों के नाम है और हमें सभी की सहमति चाहिए। मैनेजर के जाने के बाद घर में फिर चर्चा शुरू हो गई। रीमा बोली कि जय, 5 करोड़ का मौका बार बार नहीं मिलता। कविता ने शिव से कहा कि अगर ये जमीन बिक गई तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पूजा भी बोली कि हमें तुरंत फैसला लेना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि तीनों भाई अब पहले जैसे नहीं थे। जय चाहता था कि जमीन जल्दी बेच दी जाए। शिव चाहता था कि पहले अच्छे से सोच लिया जाए और शक्ति अभी भी उलझन में था। शाम को रामनारायण जी ने तीनों बेटों को बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा,
जमीन बेचने से पहले एक बात सोच लेना। जय ने पूछा कि क्या बाबूजी? रामनारायण जी बोले कि पैसा जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन टूटा हुआ परिवार नहीं जोड़ सकता। तीनों भाई चुप रहे, लेकिन बहुओं के मन में अब सिर्फ पैसा घूम रहा था। अगले दिन जय ने कहा कि मुझे लगता है हमें जमीन बेच देनी चाहिए। शिव ने तुरंत कहा कि लेकिन इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं। शक्ति बोला कि अगर हम जमीन बेच देंगे तो बाबूजी का सपना क्या होगा? जय ने गुस्से में कहा कि अब सपनों से पेट नहीं भरता। ये सुनकर शिव भी गुस्से में आ गया और बोला कि तो क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ बेच दोगे? दोनों भाइयों की आवाज ऊंची हो गई और फिर वही हुआ जिससे रामनारायण जी सबसे ज्यादा डरते थे। तीनों भाइयों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। उस रात तीनों भाई अलग अलग बैठे थे, लेकिन तीनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में पैसा परिवार से ज्यादा जरूरी है? उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उन्हें मजबूर कर देगी अपने रिश्तों की कीमत समझने के लिए, और शायद उसी दिन उनके नाम का असली मतलब सामने आएगा। जय, शिव, शक्ति। पिता की अचानक बीमारी। घर का माहौल कई दिनों से भारी था। जमीन को लेकर तीनों भाइयों के बीच चल रही बहस अब पूरे घर की शांति छीन चुकी थी। पहले जहां सुबह होते ही आंगन में चाय की खुशबू और हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। सबसे ज्यादा दुखी थे रामनारायण जी। वे चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर तीनों बेटों को देखते रहते। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में जमीन के टुकड़े ने मेरे बच्चों के दिल भी टुकड़ों में बांट दिए? चिंता में बीतती रात। उस रात रामनारायण जी को नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदल रहे थे। उनके मन में पुरानी यादें घूम रही थीं। उन्हें वो दिन याद आया जब तीनों बेटे छोटे थे। एक बार जय और शिव में झगड़ा हो गया था। तब छोटे शक्ति ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा था, आप लोग मत लड़ो, हम तीनों एक हैं। रामनारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, काश तुम लोग आज भी वही बच्चे होते। सुबह की घटना। सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन रामनारायण जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। शक्ति ने दरवाजा खटखटाया। बाबूजी, उठिए, सुबह हो गई। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शक्ति घबरा गया। उसने दरवाजा खोला। रामनारायण जी बिस्तर पर पड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। शक्ति जोर से चिल्लाया, भैया जल्दी आओ। जय और शिव दौड़ते हुए कमरे में आए। जय ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बाबूजी को? शक्ति की आवाज कांप रही थी, शायद इन्हें चक्कर आ गया है। अस्पताल की दौड़। तीनों भाई तुरंत रामनारायण जी को कार में बैठाकर शहर के अस्पताल ले गए। अस्पताल के बाहर तीनों भाई बेचैनी से खड़े थे। डॉक्टर उन्हें अंदर लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। जय ने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, बाबूजी ठीक तो हैं? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और दिल पर भी असर पड़ा है। तीनों भाई एकदम शांत हो गए। डॉक्टर ने आगे कहा, इनको ज्यादा तनाव नहीं होना चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। सच का एहसास। तीनों भाई अस्पताल के बाहर बैठे थे। पहली बार इतने दिनों बाद वे साथ बैठे थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर शिव ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है बाबूजी की हालत की वजह हम हैं? जय ने सिर झुका लिया। शक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर हमने जमीन को लेकर झगड़ा नहीं किया होता तो शायद बाबूजी आज अस्पताल में नहीं होते। तीनों भाई चुप हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई का असर सिर्फ उन पर नहीं, उनके पिता पर भी पड़ा है। पिता की आंखें खुलीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। रामनारायण जी धीरे धीरे होश में आ रहे थे। उन्होंने आंखें खोलीं। तीनों बेटे उनके सामने खड़े थे। रामनारायण जी ने कमजोर आवाज में कहा, तुम तीनों साथ खड़े हो? तीनों भाई कुछ बोल नहीं पाए। रामनारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बस मुझे यही देखना था। जय ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन रामनारायण जी ने धीरे से कहा, मुझे जमीन की चिंता नहीं है। तीनों भाई ध्यान से सुन रहे थे। रामनारायण जी बोले, मुझे डर है, कहीं मेरे बाद तुम तीनों हमेशा के लिए अलग न हो जाओ। उनकी आवाज कांप रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कहानी का नया मोड़। अस्पताल से लौटते समय तीनों भाई चुप थे। उनके मन में पिता की बातें गूंज रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद वे बहुत दूर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी वक्त था सब कुछ ठीक करने का। उन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही दिन वो जमीन जिसकी वजह से इतना झगड़ा हुआ, उसी जमीन से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो उनकी सोच ही बदल देगी। और उसी दिन जय जोड़ शिव जोड़ शक्ति का असली मतलब सामने आएगा। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। तीनों भाई अब पहले की तरह खुलकर बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं पछतावा जरूर था।
रामनारायण जी डॉक्टर की सलाह पर अब ज्यादातर समय आराम करते थे। आंगन में उनकी वही पुरानी कुर्सी थी, लेकिन अब वे ज्यादा चुप रहने लगे थे। कभी कभी वे दूर खेतों की तरफ देखते और गहरी सांस लेते, जैसे उनके मन में कोई बात छुपी हो। एक दिन दोपहर का समय था। जय घर के पुराने स्टोर रूम में कुछ सामान ढूंढ रहा था। वहीं उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। पेटी खोलने पर उसमें कुछ पुराने कागज और फाइलें रखी थीं। जय ने एक फाइल उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस फाइल में उसी शहर वाली जमीन के कागज थे, लेकिन उन कागजों के साथ एक और दस्तावेज था, जिसे देखकर जय हैरान रह गया। उसने तुरंत शिव और शक्ति को बुलाया। तीनों भाई आंगन में बैठे थे। जय ने वो फाइल उनके सामने रखी। शिव ने पूछा कि ये क्या है। जय ने धीरे से कहा कि ये शहर वाली जमीन के असली कागज हैं। शक्ति ने फाइल उठाई और पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। उसने रुकते हुए कहा कि भैया, इसमें लिखा है कि इस जमीन का एक हिस्सा। शिव ने पूछा कि क्या लिखा है। शक्ति ने धीरे से बताया कि इस जमीन का एक हिस्सा गांव के लोगों के लिए रखा गया है। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फाइल के अंदर एक और कागज था। वो एक पत्र था जिस पर रामनारायण जी की लिखावट थी। जय ने वो पत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अगर तुम तीनों ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद इसका मतलब है कि जमीन की वजह से तुम लोगों के बीच मतभेद हो गए हैं। तीनों भाई एकदम शांत हो गए। पत्र में आगे लिखा था कि बेटा, जब मैंने ये जमीन खरीदी थी तब मेरा सपना था कि एक दिन यहाँ गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा काम होगा। जय की आवाज कांपने लगी। वो आगे पढ़ने लगा कि मैं चाहता था कि यहाँ एक स्कूल या अस्पताल बने, ताकि गांव के बच्चों और बुजुर्गों को शहर न जाना पड़े। तीनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। कुछ देर तक आंगन में कोई कुछ नहीं बोला। शिव ने धीरे से कहा कि तो बाबूजी जमीन बेचकर पैसा कमाना नहीं चाहते थे। शक्ति बोला कि वे तो गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। जय की आंखें भर आईं। उसने कहा कि और हम उसी जमीन के लिए लड़ रहे थे। तीनों भाई सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। शाम को तीनों भाई रामनारायण जी के कमरे में गए। रामनारायण जी बिस्तर पर बैठे थे। जय ने धीरे से पूछा कि बाबूजी, क्या आप हमें कुछ बताना चाहते थे। रामनारायण जी ने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब। शिव ने वो फाइल उनके सामने रख दी। रामनारायण जी कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि तो तुम लोगों को सब पता चल गया। रामनारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा कि मैं चाहता था कि तुम तीनों मिलकर इस जमीन पर कुछ ऐसा बनाओ जिससे गांव का भला हो। उन्होंने तीनों बेटों की तरफ देखा और बोले कि लेकिन मुझे डर था कि कहीं जमीन तुम्हारे बीच झगड़े की वजह न बन जाए। तीनों भाइयों का सिर झुक गया। जय ने कांपती आवाज में कहा कि बाबूजी, वही हो गया जिससे आप डरते थे। रामनारायण जी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलती समझ ले। उस रात तीनों भाई बहुत देर तक आंगन में बैठे रहे। उन्हें अपना बचपन याद आ रहा था। उन्हें बाबूजी की बातें याद आ रही थीं। धीरे धीरे उनके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उन्हें एहसास होने लगा कि शायद अब भी देर नहीं हुई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले दिन एक ऐसा फैसला होने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा, और उसी दिन तीनों भाइयों के नाम का असली अर्थ सामने आएगा, जय, शिव और शक्ति। उस रात घर में किसी को ठीक से नींद नहीं आई। आंगन में हल्की चांदनी फैल रही थी। तीनों भाई अलग अलग कमरों में थे, लेकिन उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, बाबूजी का सपना। वही सपना जिसके लिए उन्होंने शहर वाली जमीन खरीदी थी, और वही जमीन जिसके लिए तीनों भाई आपस में लड़ रहे थे। सुबह होने से पहले ही शक्ति आंगन में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद शिव भी आ गया। फिर जय भी वहां आकर खड़ा हो गया। तीनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर शिव ने धीरे से कहा, याद है बचपन में बाबूजी हमें खेतों में ले जाते थे। जय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और कहते थे मेहनत से कमाया हुआ ही असली धन होता है। शक्ति बोला, और हम उसी धन के लिए लड़ रहे थे। तीनों की आंखें झुक गईं। कुछ देर बाद जय ने गहरी सांस ली। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिव ने तुरंत कहा, गलती हम तीनों से हुई है। शक्ति बोला, लेकिन अभी भी समय है उसे ठीक करने का। जय ने दोनों भाइयों की तरफ देखा। अगर हम सच में बाबूजी से प्यार करते हैं तो हमें उनका सपना पूरा करना चाहिए। शिव ने पूछा, लेकिन कैसे? जय ने कहा, हम जमीन कंपनी को बेच देंगे। शक्ति चौंक गया, लेकिन बाबूजी तो जमीन पर स्कूल या अस्पताल बनाना चाहते थे। जय ने मुस्कुराकर कहा, और वही होगा। शिव ने हैरानी से पूछा, कैसे? जय ने कहा, अगर हम जमीन बेच देंगे तो हमें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। उस पैसे से हम गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं। कुछ पल के लिए आंगन में सन्नाटा छा गया। फिर शक्ति की आंखों में चमक आ गई। भैया, ये तो बाबूजी के सपने से भी बड़ा काम होगा। शिव ने भी सिर हिलाया, हाँ, इससे पूरे गांव का भला होगा।
कुछ देर बाद तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को बुलाया। जय ने पूरी बात बताई। रीमा पहले तो चुप रही, फिर बोली, अगर सच में इससे गांव के लोगों की मदद होगी तो हमें ये करना चाहिए। कविता ने भी कहा, शायद यही सही फैसला है। पूजा मुस्कुराई और इससे बाबूजी भी खुश होंगे। तीनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज पहली बार पूरे परिवार की सोच एक जैसी थी। दोपहर को तीनों भाई रामनारायण जी के कमरे में गए। रामनारायण जी बिस्तर पर बैठे थे। जय ने धीरे से कहा, बाबूजी, हमने एक फैसला लिया है। रामनारायण जी ने पूछा, कैसा फैसला? शिव बोला, हम शहर वाली जमीन कंपनी को बेच देंगे। रामनारायण जी थोड़ा चौंक गए, लेकिन जय ने तुरंत आगे कहा, लेकिन उस पैसे से हम गांव में। उसकी आवाज भावुक हो गई। एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। रामनारायण जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तीनों बेटों को देखा। कुछ सेकंड तक वे कुछ बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे सच में बड़े हो गए हैं। रामनारायण जी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने तीनों के सिर पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है। तीनों भाइयों की आंखों से आंसू निकल आए। कई महीनों बाद उस घर में फिर से एक परिवार जैसी भावना लौट आई थी। अगले दिन गांव में एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जहां तीनों भाई अपने फैसले के बारे में पूरे गांव को बताएंगे। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन गांव के लोग उन्हें किस नजर से देखेंगे, और शायद उसी दिन जय, शिव और शक्ति का नाम पूरे इलाके में एक नई मिसाल बन जाएगा। सुबह चंदनपुर गांव में एक अलग ही हलचल थी। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। सबको खबर मिल चुकी थी कि जय, शिव और शक्ति गांव के सामने कोई बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। लोगों के मन में कई सवाल थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद तीनों भाई जमीन बेचकर शहर चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी जमीन है, जरूर करोड़ों में बिकेगी। लेकिन असली सच्चाई किसी को नहीं पता थी। दोपहर तक पूरा चौपाल भर चुका था। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी वहां मौजूद थे। रामनारायण जी भी कुर्सी पर बैठे थे और तीनों भाई उनके पास खड़े थे। जय आगे बढ़ा और गांव वालों से बोला कि आज हम आप सबके सामने एक जरूरी बात बताने आए हैं। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। जय ने कहा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास शहर में एक बड़ी जमीन है। गांव के लोग सिर हिलाने लगे। फिर जय ने कहा कि हमने वो जमीन बेचने का फैसला किया है। भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। लेकिन जय ने आगे कहा कि लेकिन उस पैसे को हम अपने लिए नहीं रखेंगे। पूरा चौपाल शांत हो गया। अब शिव आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि उस पैसे से हम अपने गांव चंदनपुर में एक बड़ा स्कूल और एक अस्पताल बनाएंगे। कुछ सेकंड तक पूरा चौपाल बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, तुम लोगों ने तो गांव का भविष्य बदल दिया। रामनारायण जी ये सब देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने धीरे से कहा कि आज मेरा सपना सच हो गया। तीनों भाई उनके पास आकर खड़े हो गए। रामनारायण जी ने कहा कि मुझे हमेशा डर था कि जमीन तुम्हें अलग कर देगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लेकिन उसी जमीन ने आज तुम्हें फिर से एक कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव में निर्माण शुरू हो गया। जमीन के एक हिस्से पर रामनारायण विद्यालय की नींव रखी गई और दूसरे हिस्से पर चंदनपुर स्वास्थ्य केंद्र बनना शुरू हुआ। गांव के लोग रोज वहां काम देखने आते। सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदल गया। तीनों भाइयों ने फिर से एक साथ खाना खाना शुरू कर दिया। आंगन में फिर से हंसी गूंजने लगी। रीमा, कविता और पूजा भी अब एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करती थीं। वो घर जो कुछ समय पहले टूटने के कगार पर था, अब फिर से एक परिवार बन चुका था। एक शाम रामनारायण जी आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और तीनों बेटे उनके पास बैठे थे। रामनारायण जी ने मुस्कुराकर कहा कि जानते हो, मैंने तुम तीनों के नाम ऐसे ही नहीं रखे थे। तीनों ने आश्चर्य से पूछा कि क्यों बाबूजी? रामनारायण जी बोले कि क्योंकि जब जय, शिव और शक्ति साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तीनों भाई मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में अब समझ और अपनापन था। उस दिन से चंदनपुर गांव में एक नई कहानी सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जहां जमीन ने भाइयों को अलग नहीं किया, बल्कि उन्हें फिर से जोड़ दिया। और यही कहानी लोगों को याद दिलाती है कि पैसा बड़ा नहीं होता, परिवार और इंसानियत उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें।